ये कहानी है राजपुरा नामक गांव की, जहां रमन अपने परिवार के साथ रहता था। रमन की शादी के कुछ साल बाद उसकी पत्नी मर जाती है। रमन अपनी बेटी अवनी को बहुत प्यार करता है, उसे किसी चीज की कमी महसूस होने नहीं देता। अवनी भी रमन से बहुत प्यार करती थी, पर हमेशा अपनी माँ को याद किया करती थी। और रमन ये देखकर बहुत उदास हो जाता था, क्योंकि वो अवनी के लिए कुछ नहीं कर पा रहा था, ना ही उसकी खुशी के लिए दूसरी शादी करना चाहता था, क्योंकि उसका मानना था कि सौतेली माँ अवनी को वो प्यार नहीं दे पाएगी जो सगी माँ दे सकती थी। इसी डर से वो शादी की बातों को इनकार कर देता था। फिर एक दिन उसकी मौसी उसे बोलती है, बेटा तू दूसरी शादी कर ले, उसकी लड़की अभी छोटी है और उसे माँ की बहुत जरूरत है। वो ऐसी कमी है जो एक पिता कभी पूरी नहीं कर सकता। नहीं मौसी, मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहता। ये शादी हम तेरे लिए नहीं करवा रहे, बल्कि अवनी के लिए करवाना चाहते हैं। पर मौसी, जिससे मैं शादी करूंगा वो अपनी को माँ का प्यार नहीं दे सकी तो? बेटा ऐसा नहीं है, हर लड़की एक जैसी नहीं होती। पहले तो रमन मना करता है, लेकिन फिर ज्यादा दबाव के कारण मान जाता है। फिर रमन शादी कर लेता है और कुछ दिनों तक सब सही चलता है। वो अवनी को सगी बेटी की तरह प्यार करती है। वो खाने को मना करती है तो अपने बच्चों की तरह मनाकर उसे अपने हाथ से खिलाती पिलाती है। फिर एक दिन उसकी माँ वहाँ आती है और अपनी बेटी का अवनी के लिए इतना प्यार देखकर वो बोलती है, बेटी तुम इस सौतेली लड़की को इतना प्यार मत दिया कर, ये रहेगी तो सौतेली ही, और अगर तू सारा प्यार इस पर लुटा देगी तो तेरे खुद के बच्चे प्यार को तरसेंगे। नहीं माँ, ऐसा नहीं है, अवनी मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं उसे भी बहुत प्यार करती हूँ। मुझे कभी लगता ही नहीं कि वो मेरी सौतेली बेटी है। मुझे जो सही लगा मैंने बोल दिया, बाकी तेरी मर्जी। फिर धीरे धीरे अवनी की सौतेली माँ अपनी माँ की बात को सोचने लगती है और कहीं ना कहीं उसके मन में सब बातें घूमते रहती है। और फिर कुछ दिन बाद उसे अपनी माँ की बात सही लगने लगती है और उसी दिन से वो अवनी से दूर दूर रहने लगती है। साथ ही धीरे धीरे उससे नफरत करने लगती है। उसकी छोटी छोटी गलतियों पर खूब मारती है। वो मासूम सी बच्ची सब सहन करने लगती है और उसमें ही अपनी माँ को देखती है। जितना उसकी माँ उससे नफरत करती, वो उतना ही उससे प्यार करती। एक दिन उसकी माँ बेड पर लेटी थी, तभी वो अवनी को कहती है, आओगी महारानी, बस आराम ही करते रहेगी या मेरे पास भी आएगी। ये सुनकर अवनी खुश हो जाती है और सोचती है, माँ मैं अभी आई। अवनी अपनी माँ के कमरे में चली जाती है और उनसे कहती है, माँ आपने मुझे बुलाया, कुछ काम था क्या? नहीं, वो मुझे एक गिलास पानी चाहिए। अगर मैडम को ज्यादा कष्ट ना हो तो लाकर दे दोगी? ठीक है माँ, मैं लेकर आती हूँ। अवनी उदास होकर वहाँ से चली जाती है और पानी दे देती है। अवनी घर में रखे एक एक सामान का बहुत ध्यान रखती है कि कहीं उसकी माँ को कोई भी तकलीफ ना हो। वो पहले से ही सारे काम कर देती थी, तब भी उसकी माँ को कुछ दिखाई नहीं देता और बात यहाँ तक आ जाती कि वो उसे अपने साथ सुलाना भी पसंद नहीं करती। रमन न चाहते हुए भी ये सब सहन कर रहा था और बस दिन रात भगवान से यही प्रार्थना करता था कि वो अवनी को अपनी बेटी मानने लगे। हे भगवान, मेरी फूल से बच्ची इतना कुछ सहन कर रही है, कुछ चमत्कार कर दो कि उसको अपनी माँ का प्यार मिल सके। अवनी एक दिन बाहर खेलने जाती है तो उसकी माँ उसको मारती है। अवनी रमन को बोलती है, पापा मेरा कुछ अच्छा खाने का मन है। ठीक है बेटा, चलो बाहर चलते हैं। तो रमन उसे बाहर घुमाने ले जाता है, झूले पर झुलाता है, अच्छे अच्छे कपड़े दिलाता है और उसे एक प्यारी सी गुड़िया भी दिलाता है। शाम को जब वो दोनों घर आते हैं तो उसकी पत्नी बहुत गुस्सा करती है। सुबह जल्दी उठकर अवनी अपनी गुड़िया के साथ खेलने लगती है, जिस कारण वो घर का कुछ भी काम नहीं कर पाती। जब उसकी माँ उठकर ये सब देखती है तो वो बहुत गुस्सा करती है, उसे खूब डांटती है और फिर उसकी गुड़िया को तोड़ फोड़ कर फेंक देती है और बोलती है, तेरी उम्र नहीं है अब इन गुड़ियों से खेलने की, चुपचाप काम कर। अवनी रोते रोते सारा काम करने लगती है और फिर अपनी टूटी गुड़िया को गोद में लेकर बैठ जाती है
और रोने लगती है कि तभी रमन आ जाता है और बोलता है, गुड़िया क्या हुआ? ये हाल तेरी गुड़िया का किसने किया? तो उसकी मम्मी पहले ही बोल पड़ती है, तुमको पता है ना, इतनी कम उम्र के बच्चों को इतने महंगे खिलौने नहीं दिलाते। देखो क्या हाल बना दिया एक ही दिन में। और अवनी की तरफ आंखें निकालती है। अवनी डर के मारे कुछ नहीं बोलती। फिर अवनी की माँ प्रेग्नेंट हो जाती है। वो अपने छोटे छोटे काम भी अवनी से कराती है, यहाँ तक कि इतनी कम उम्र में अवनी खाना तक बना लेती है। अवनी देख, अब मैं माँ बनने वाली हूँ, ज्यादा काम नहीं कर सकती, तो आज से खाना भी तू ही बना देना। पर माँ मुझे खाना बनाना नहीं आता। बनाना शुरू करेगी तो सब आ जाएगा। फिर अवनी जैसे तैसे करके खाना बना देती है। सब लोग खाना खाने लगते हैं तो सब्जी में बहुत मिर्च पड़ी होती है और रोटी सारी जली हुई थी। फिर ये सब देखकर उसकी माँ कहती है, हे भगवान, मेरे तो कर्म फूट गए। मैं इतनी बीमार हूँ और एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो रहा। अवनी ने इतनी मेहनत से सब बनाया है, कम से कम उसकी बुराई तो मत करो। आप तो चुप ही रहिए। जब से शादी करी है मैं तो चुप ही हूँ। फिर अवनी की सौतेली माँ रोज कुछ न कुछ बहाना बनाकर बेड पर ही पड़ी रहती थी। एक दिन वो आराम से सोई थी, तब न जाने कहां से एक सांप वहां आ जाता है और उसके हाथ पर डस लेता है। वो चिल्लाने लगती है और बेहोश हो जाती है। अवनी ये सब देख रही होती है और वो बिना कुछ सोचे समझे उसके जहर को चूस कर बाहर निकाल देती है। तभी रमन वहां आ जाता है और अवनी को बेहोश देखकर उसे उठाकर डॉक्टर के पास ले जाता है, जहां डॉक्टर अवनी की सौतेली माँ और अवनी का इलाज करते हैं। कुछ देर बाद उसकी सौतेली माँ को होश आ जाता है तो डॉक्टर अवनी की सौतेली माँ और उसके पिता से कहते हैं, आपने बहुत अच्छा किया कि अपनी बेटी को सही समय पर आप ले आए, वरना कुछ भी हो सकता था। डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे को तो कुछ नहीं हुआ। नहीं, आपका बच्चा सही सलामत है। अगर सही समय पर आपके शरीर से जहर नहीं निकाला जाता तो कुछ भी हो सकता था। आज अगर आप और आपका बच्चा सही है तो सिर्फ आपकी बेटी की वजह से। अवनी की माँ अपने आप को बहुत कोसती है और मन में कहती है, हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया। जिस लड़की ने मुझसे आज तक इतना प्यार किया और बदले में मैंने आज तक इसके साथ क्या किया? सिर्फ दुख, तकलीफ और सौतेलापन के अलावा कुछ नहीं दिया। उस दिन के बाद से उस घर में ये सौतेलापन खत्म हो जाता है और अवनी को उसकी माँ का प्यार मिल जाता है। कुछ समय बाद अवनी के घर एक छोटा भाई आ जाता है और उसका परिवार पूरा हो जाता है।